नमस्कार, यूपीपीएस पारस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने घटना साल जुलाई 2026 की जो है उसको कवर करना शुरू किया था। आज हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पर जब घटनासार कवर करेंगे तो हम लोग सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो घटनासार में देके रखी गई हैं, चाहे वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो या टर्शरी इंफॉर्मेशन हो, उन सबको कवर करेंगे, जिससे कि एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन करंट से आए तो हमारा वो कवर हो जाए यहाँ पर। लेकिन हम उन सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर छोड़ देंगे जो किसी भी तरीके से हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। घटना साल की बात अगर करें तो यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए घटना साल जो है वो एक रामबाण किताब मानी जाती है और लगभग सभी एस्पेक्ट जो है वो कवर करती है, वो चाहे नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हो या यूपी के लेवल के करंट अफेयर्स हो। तो इसको छोड़ना जो है वो यूपी के एग्जाम्स के लिए एक सुसाइडल एक्शन जो है वो माना जा सकता है। तो इसको किसी भी हालत में इस किताब को नहीं छोड़ना चाहिए। पेज 91 तक हम लोग कर चुके थे और हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटना और आर्थिक जो घटना उनको कवर कर लिया था। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स की जो घटनासार में देखे रखे गए हैं। पहला जो पॉइंट है वो है हमारा उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क। ये कहाँ पर शुरुआत की जा रही है इसकी? पीलीभीत जिले में शाहजहांपुर की सीमा से सटे गोपालपुर वनखंड में उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क आकार लेने जा रहा है। पीलीभीत तराई का एक जिला है और वहीं पर शाहजहांपुर और पीलीभीत जिले की सीमा पर गोपालपुर वनखंड है जहां पर ये बनाया जा रहा है। 1716 हेक्टेयर क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये रेस्क्यू किए गए तेंदुओं का सुरक्षित ठिकाना केवल नहीं होगा बल्कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टूरिज्म, एनवायरमेंट रिलेटेड एजुकेशन और लोकल एम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा सेक्टर बनेगा, क्योंकि सफारी पार्क डेवलप होगा। तो सफारी पार्क में केवल तेंदुओं को ही नहीं, बाकी जो दूसरे वाइल्ड लाइफ है उनको भी वहां पर रखा जाएगा। और टूरिज्म डेवलप जब होगा यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी वहां पर जनरेट होगा और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो भी लोगों को मिलेगी वहां पर। वैसे यहाँ पर जरूरी चीज केवल इतनी है, इसके अलावा हमको कुछ और नहीं पढ़ना, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता होनी जरूरी है। जैसे देखा जाए अगर, तो ये जो लेपर्ड है तो लेपर्ड के कंजर्वेशन यानी कि तेंदुओं के संरक्षण और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए भारत में और भी कई सारी जो है वो प्रसिद्ध या फेमस लेपर्ड सफारी पार्क और कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनाए गए हैं। उनको जान लेना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कई बार। जैसे जो भारत का सबसे पहला लेपर्ड रिजर्व है, फर्स्ट लेपर्ड रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला लेपर्ड रिजर्व जो है वो कौन सा है? वो है झालाना लेपर्ड रिजर्व। झालाना लेपर्ड रिजर्व जो कहां पर है? जो जयपुर राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है और यहाँ पर हाई लेपर्ड डेंसिटी पाई जाती है। ठीक। और बड़ी आसानी से जो टूरिस्ट हैं उनको लेपर्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे राजस्थान में ही पाली जिला है, वहां पर है जवाई लेपर्ड रिजर्व। ये कहाँ पर है? पाली, राजस्थान में ही। और ऐसे ही राजस्थान में ही है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो कि जयपुर में है। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेपर्ड रिजर्व थे। अच्छा, लेपर्ड रिलेटेड एक और खबर यहाँ पर है। 29 फरवरी 2024 को, 29 फरवरी 2024 को जारी की गई थी एक रिपोर्ट जिसका नाम था स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। यानी कि भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट, इसमें तेंदुओं की गणना वगैरह की गई थी और इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भारत में तेंदुओं की जो अनुमानित संख्या है वो कितनी है? तेंदुओं की संख्या बताई गई भारत में 13,874 के लगभग तेंदुए जो हैं वो पाए गए हैं। इसके पहले 2018 में जब गणना हुई थी तेंदुओं की तो उनकी संख्या 12,852 थी। और ये जो वृद्धि है ये वृद्धि है लगभग 8% की वृद्धि। सबसे ज्यादा जो तेंदुए भारत में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर इनकी जो अनुमानित संख्या है वो 3,907 है। उसके बाद सबसे ज्यादा तेंदुए पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, जहां पर इनकी संख्या 1985 है। फिर पाए जाते हैं कर्नाटका में,
और चौथे नंबर पर है हमारा तमिलनाडु। तो ये सबसे ज्यादा तेंदुओं की आबादी वाले राज्य हैं स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट के तहत, जिसमें बताया गया है कि तेंदुओं की संख्या कितनी है, पिछली बार की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, और कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा तेंदुए पाए जाते हैं। इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। बाकी करंट में इतना ही हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है हमारा नौसेना शौर्य वाटिका। नौसेना शौर्य वाटिका बेसिकली इसका उद्घाटन जो है वो लखनऊ में किया गया, और संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मई 2026 को। तो नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। ये बेसिकली क्या है, एक ओपन म्यूजियम है, ठीक, जो भारतीय नौसेना की भावना, वीरता और पराक्रम को जो है वो श्रद्धांजलि देता है। ठीक, इसमें आईएनएस गोमती से प्राप्त कलाकृतियों और हथियार प्रणाली की प्रदर्शनी लगाई गई है। और आईएनएस गोमती को 34 वर्षों की सेवा के बाद जो है वो रिटायर कर दिया गया था, सेवा मुक्त कर दिया गया था। बस खास ध्यान कहाँ पर है, उद्घाटन किसने किया, बस। और जो आईएनएस गोमती उसका नाम हमें ध्यान रखना है। अगला है कि सुरहाताल और शेखा पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। रामसर साइट बेसिकली क्या है, वेटलैंड्स होती हैं। भारत में बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, और उन वेटलैंड में से कुछ खास वेटलैंड यानी कुछ खास आर्द्र भूमियों को रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है, जिनको रामसर वेटलैंड या रामसर साइट कहा जाता है। ये जो दर्जा है ये रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वेटलैंड या आर्द्रभूमि क्या होती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेटलैंड या आर्द्रभूमि बेसिकली एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा एरिया होता है जो परमानेंटली या टेम्पररी यानी कि स्थायी या अस्थायी रूप से पानी में डूबा रहता है, या अगर डूबा नहीं रहता है तो वहां की मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में नमी होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड मिट्टी होती है। ठीक, जैसे कोई दलदली जमीन हो गई, झीलें हो गई, नदियां हो गए, तालाब हो गए, मैनग्रोव्स हो गए या डेल्टा हो गए, ये वेटलैंड्स कहलाती हैं। ठीक, अब वेटलैंड्स बेसिकली इंपॉर्टेंस क्यों रखती हैं एनवायरनमेंट में, इंपॉर्टेंस इसलिए रखती हैं क्योंकि ये पानी को नेचुरल तरीके से फिल्टर करने का काम करती हैं। ठीक, दूसरी चीज ये है कि ये फ्लड कंट्रोल भी करती हैं, बाढ़ नियंत्रण का भी काम करती हैं, और इसी वजह से इनको कहा जाता है पृथ्वी की किडनी, किडनी ऑफ अर्थ, या पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, वेटलैंड्स को कहा जाता है। बात कर लेते हैं रामसर जो कन्वेंशन है जिसके तहत रामसर साइट्स डिक्लेयर की जाती हैं वो क्या है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो रामसर कन्वेंशन है या रामसर समझौता जो है वो बेसिकली एक ऐसा समझौता है जो वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग यानी कि यूज के लिए किया गया इंटरनेशनल एक ये समझौता है। ठीक, इस समझौते पर रामसर कन्वेंशन पर जो साइन किए गए थे वो किए गए थे 2 फरवरी 1971 को। कहां पर किया गया था, ईरान के रामसर सिटी में किया गया था। ईरान की जो रामसर सिटी है वहां पर यह किया गया था, और इसी के नाम पर इसको रामसर कन्वेंशन या रामसर ट्रीटी कहा जाता है। भारत जो है वो शुरुआत से इस रामसर कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। इंडिया इस कन्वेंशन में शामिल हुआ या उसने इस ट्रीटी पर साइन किया था 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर साइन किया था, और 2 फरवरी 1971 को इस ट्रीटी के होने की याद में हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर खबर क्या है, खबर ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुरहाताल, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहा जाता है, उसको भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इससे यह समझ में आता है कि भारत में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, उनकी संख्या हो गई है 100, और उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है 13।
ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे नई रामसर साइट इंडिया और यूपी की कौन है फिलहाल, वो है बलिया जिले का सुरहाताल, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। इसके पहले शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा अप्रैल 2026 में मिला था, जो 99th रामसर साइट थी, ये अलीगढ़ की है। और इसे 22 अप्रैल 2026 को दिया गया था, जो 99th और राज्य का 12वां रामसर स्थल था। ठीक है। भारत में जैसा हम लोगों ने देखा कि कुल रामसर वेटलैंड जो है, रामसर वेटलैंड साइट जो है वो 100 हो गई हैं, जो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। ठीक, पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो कहाँ पर है, वो इंडिया में है, जिनकी संख्या कितनी है, 100 है। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है, तो मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो कहाँ पर हैं, यूपी में नहीं है, वो है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में वेटलैंड्स की संख्या है 20, उत्तर प्रदेश में है 13। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। ठीक, पहले नंबर पर वेटलैंड्स में रामसर साइट्स में कौन है, तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब वेटलैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो एनवायरमेंट की शीट में इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र की बात अगर हम लोग करें तो वो है पश्चिम बंगाल का सुंदरलैंड वेटलैंड। जो सुंदरबन वेटलैंड है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। सबसे छोटा जो है वो हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड है। और तमिलनाडु का वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, ये भारत के सबसे छोटे रामसर साइट से हैं। ठीक, और भारत की जो सबसे पहली रामसर साइट थी वो कौन सी थी, भारत की सबसे पहली रामसर साइट थी उड़ीसा की चिल्का लेक। ठीक, और इसके साथ साथ राजस्थान का जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है वो भी भारत की पहली रामसर साइट की कैटेगरी में आता है, जिनको 1981 में रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। जब रामसर साइट की बात करते हैं तो एक टर्म हमारे पास और आता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, रामसर साइट बेसिकली क्या है, रामसर साइट में सभी रामसर वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है। अब रामसर वेटलैंड्स में वो वेटलैंड जो बहुत ज्यादा खतरे में है, ठीक, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, या जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में उसकी वजह से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खतरे में है, या उनमें बहुत ज्यादा निगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। ऐसी खतरे में होने वाली रामसर साइट्स को इंक्लूड कर लिया जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बेसिकली क्या है, एक रजिस्टर है जिसमें ऐसी रामसर साइट का नाम दर्ज किया जाता है जो इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डेंजर में है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत की दो साइट्स जो है रामसर की वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, जिनमें एक है लोकटक झील जो कि मणिपुर की है, और दूसरी है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ये दो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं क्योंकि ये खतरे में है, डेंजर में है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 13 रामसर साइट्स की हमको लिस्ट देके रखी गई। आप इसको देख के याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज एनवायरनमेंट में तो आपने तैयार किया ही होगा। उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल जून 2026 में घोषित की गई है। शेखा झील अभयारण्य अलीगढ़ की अप्रैल 2026 में। इसके अलावा एटा का पटना पक्षी अभयारण्य फरवरी 2026 में नोटिफाई किया गया है। मुजफ्फरनगर की हैदरपुर वेटलैंड है 2021 में नामित की गई थी। संत कबीर नगर का बखीरा वन जीव अभयारण्य है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य या कीठम झील है आगरा की। सरसई नावल झील है इटावा की, ये उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। हरदोई का सांडी पक्षी अभयारण्य है। रायबरेली का समसपुर पक्षी अभयारण्य है। मैनपुरी का समन पक्षी अभयारण्य है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा का। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव का। और अपर गंगा नदी ब्रजघाट से नरोदा तक का जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश का एक और जो है वो वेटलैंड है, रामसर साइट है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रामसर स्थल है, 2005 में इसको शामिल किया गया था। मैंने बताया था आपको कि भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है 20, और उसके बाद 13 रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। भारत एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश बन गया है 100 रामसर साइट्स के साथ। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो यूके और मैक्सिको में है, और उसके बाद भारत का नंबर तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल, तारीख यहाँ पर ध्यान रखनी है, 29 अप्रैल 2026 को। कहां से किया है, हरदोई जिले से किया है।
कितनी किलोमीटर लंबाई है इसकी? 594 किलोमीटर लंबाई है। तो 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। 6 लेन का अभी है ये, और इसको 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक। ये एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो वेस्टर्न यूपी के मेरठ को ईस्टर्न यूपी के प्रयागराज से जोड़ता है। तो ये कहां से कहां तक है? मेरठ से लेके प्रयागराज तक है गंगा एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है? इसको जीरो से शुरू करके बनाया गया है, किसी पुराने एक्सप्रेसवे या किसी पुराने हाईवे को कन्वर्ट नहीं किया गया, बिल्कुल नया है ये, नए बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से इसको बनाया गया है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि मेरठ और प्रयागराज के बीच का सफर जो पहले 10 से 12 घंटे का होता था, अब घटकर लगभग 6 घंटे रह गया है। लागत कितनी है इसकी? 36,230 करोड़। और यहाँ पर इसमें शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी या इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। कितने जिलों से होकर गुजरता है ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार किसी भी एक्सप्रेसवे या किसी भी रास्ते के बारे में पूछ लिया जाता है, जो नया बना हुआ एक्सप्रेसवे या हाईवे होता है, कि ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है। तो ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर ये गुजरता है। एक बड़ा शहर बीच में कानपुर यहाँ पर छूट जाता है, उससे होकर गुजरना चाहिए था, ऐसा कई सारे लोग इसके बारे में कह रहे हैं। फिर है भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र यानी कि इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग प्लांट। क्या है ये? तो बेसिकली ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक पार्ट है। जब भी हम रिसाइकिल की बात करते हैं, जब भी हम रीयूज करने की बात करते हैं, जब भी हम रिपेयर करने की बात करते हैं, तो ये चीज सीधे कनेक्ट हो जाती है चक्रीय अर्थव्यवस्था से, या सर्कुलर इकोनॉमी जो है उससे हमारी रिलेट कर जाती है। ठीक। हम इसके बारे में बात करते हैं, पहले देख लें कि ये कहां पर है। तो अप्रैल 2026 में भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र यानी कि इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र बुलंदशहर में स्थापित किया गया है। इसे जर्मनी के रॉक लिंक ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी रॉक लिंक इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद अगर देखें तो ये रिसाइकलिंग करेगा। रिसाइकलिंग किस चीज की करेगा? ये हर साल 10,000 टन लिथियम आयन बैटरी और हर महीने 20 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स को रिसाइकिल कर सकता है। अभी एक दो क्लासेस के पहले मैंने आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि इनमें एक रेयर अर्थ एलिमेंट, इन 17 रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं ना, मैंने बताया था आप लोगों को, नाम भी नोट करवाया था, उनका यूज भी नोट करवाया था। तो मुझे बताइए कमेंट में कौन सा ऐसा रेयर अर्थ एलिमेंट है जिससे सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट्स बनते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइए। तो हर महीने 60 टन रेयर अर्थ मैग्नेट को ये रिसाइकिल कर सकता है। तो इससे क्या होगा? इससे वो चीजें जो बेकार हो चुकी हैं, उनसे 1,000 टन लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकिल किया जाएगा। हर महीने 60 टन रेयर अर्थ मैग्नेट को रिसाइकिल किया जाएगा। तो यहाँ से इनको निकाल कर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए यहाँ से लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जो भी बची खुची चीजें हैं, जो मैग्नेट्स बचे हुए, उनको भी निकाल कर अपनी जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो इनसे निकल आएगा वो, और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाड़ से जुगाड़ वाला खेल है ये। इस संयंत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकिल की घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना है। यहाँ पर ये जो कंपनी है रॉक लिंक, वो अपनी एक प्रोपराइटरी टेक्निक का मतलब जिसको उसने खुद विकसित विकसित किया है और खुद उसका इस्तेमाल करती है, उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है जिसका नाम है R2। और ये बेसिकली क्या करता है? जो खतरनाक यौगिकों को अलग करके बैटरी कचरे को पुनः उपयोग योग्य घटकों में बदल देता है। यानी कि इसमें जब हम बैटरी को, लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकिल करते हैं, तो जो खतरनाक चीजें उनको अलग कर दिया जाता है, और जो यूजेबल चीजें हैं, जो रीयूजेबल चीजें, उनको अलग करके रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। ठीक। फिर है श्रावस्ती जिले का केन नाला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट साइट घोषित किया गया है। अब बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बेसिकली क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो हमारे देश में एक कानून है जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, हिंदी में बोलेंगे जैविक विविधता अधिनियम 2002। ठीक।
इसके आधार पर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो आती है इसके अंतर्गत। अब बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिनको शॉर्ट में BHS बोला जाता है, या हिंदी में जैव विविधता विरासत स्थल बोला जाता है, ऐसे वल्नरेबल और क्लियरली डिफाइंड एरियाज होते हैं जो एनवायरमेंटली और इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं। इनको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कहा जाता है। और अभी मैंने आपको इस एक्ट का नाम बताया। इस एक्ट में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 37। इस सेक्शन 37 के तहत इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हेरिटेज साइट है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, इनका प्रोविजन किया गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी लोकल बॉडीज के साथ सलाह मशविरा करके ऐसे एरियाज को, कैसे एरियाज को जो इकोलॉजिकली बहुत संवेदनशील है और यूनिक है, उनको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नोटिफाई कर सकती है। यानी कि इनको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नोटिफाई करने का अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। ठीक, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। इसमें बहुत ज्यादा दुर्लभ यानी कि रेयर, वल्नरेबल और एंडेमिक जो स्पीशीज है उनकी भरमार हो सकती है। साथ ही साथ ये बहुत सारी वाइल्ड लाइफ के नेचुरल हैबिटेट के रूप में होते हैं। जो साइंटिफिक रिसर्च है और जो ट्रेडिशनल बायो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है उसके कंजर्वेशन के केंद्र भी होते हैं। बायो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव सांस्कृतिक विविधता के केंद्र होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कल्चरली भी, इकोलॉजिकली भी। ठीक, तो इस प्रकार के जो साइट्स हैं उनको डिक्लेयर, उनको घोषित करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो बहुत ज्यादा इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा इनका दोहन हो रहा है, जो पॉल्यूशन है और जो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण है, इससे इनको बचा कर रखना, जिससे इनकी जो बायोडायवर्सिटी है, इनका ये जो बायो कल्चरल इंपॉर्टेंस है, जैव सांस्कृतिकी इनका जो एक महत्व है, वो बचा रह सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, तो वहां पर रहने वाली जो वनस्पतियां हैं, पाई जाने वाली वहां के जो जीव जंतु हैं, वो बचे रह सके, उनका हैबिटेट, उनका जो आवास स्थल है वो बना रह सके। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा वो कर्नाटका में है, इसको नोट करिएगा। और कर्नाटका में कितनी है? 13 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। यूपी में एक अभी ये बताई जा रही है। इसके अलावा लखनऊ में कुकरैल जो एक रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां पर जो घड़ियाल रिहेबिलिटेशन जो एक सेंटर है, वो घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत पहले ही। ठीक है, अभी की बात कर लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रावस्ती जिले के गुलरा क्षेत्र में जो केन नाला है, केन नदी अलग है, ये केन नाला है जिसको गुलरा नाला के नाम से भी जाना जाता है, उसको ऑफिशियल तरीके से बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट यानी कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। श्रावस्ती वन विभाग के भिनगा रेंज में है ये। और इसका जो एरिया है वो 80 यानी कि 80 हेक्टेयर है, जिसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नोटिफाई किया गया है। यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पर फ्रेश वाटर मैंग्रोव पाई जाती है। इसका नाम है बैरिंगटोनिया एक्यूटेंगुला। ये एक फ्रेश वाटर मैंग्रोव पाई जाती है। जनरली हम लोग मैंग्रोव देखते हैं जो कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, जो समुद्र के किनारे पाई जाती है, खारे पानी में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मैंग्रोव पाई जा रहा है वो कैसा है? वो फ्रेश वाटर, ताजे पानी में होने वाला या मीठे पानी में होने वाला मैंग्रोव है। और इस मैंग्रोव को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इंजड़ कहा जाता है। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है। हम लोग चलते हैं आगे। चित्रकूट के 2 तालाबों को मिला वेटलैंड का दर्जा। तो इनको रामसर वेटलैंड का दर्जा नहीं मिला है, इनको वेटलैंड का दर्जा मिला। और जैसा मैंने कहा था ना कि इंडिया में बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, और उन बहुत सारी वेटलैंड में से कुछ को जो मिलता है वो रामसर वेटलैंड का दर्जा मिलता है। तो ये रामसर वेटलैंड नहीं मिली है, बनी है ये वेटलैंड का दर्जा इनको सरकार के द्वारा दिया गया है। कहाँ के 2 तालाबों को दिया गया वेटलैंड का दर्जा? चित्रकूट के 2 तालाबों को। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के 2 तालाबों को वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। ये कौन कौन से हैं?
पहाड़ी ब्लॉक के अशोह गांव के सिंघानिया तालाब और बछरन ग्राम पंचायत में जो बड़ा तालाब है, नाम है उसका बड़ा तालाब, उसको स्टेट कंजर्व वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि घोषित किया गया, स्टेट प्रोटेक्टेड वेटलैंड घोषित किया गया है। और दोनों जलाशय पर्यावरणीय दृष्टि से एक संरक्षित, संक्षिप्त नहीं, संरक्षित धरोहर बन गए हैं। चित्रकूट जिले में पहली बार किसी जलाशय को कानूनी संरक्षण मिला है। और अब वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के तहत जारी अधिसूचना के बाद दोनों तालाबों के 50 मीटर दायरे में अतिक्रमण, खनन, भूमि उपयोग परिवर्तन, कचरा व सीवेज डालने से गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर, उन पर भी रोक रहेगी, जैसे अवैध ढंग से मछलियां पकड़ने, जो भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर निकाला जाता है उस पर भी रोक लगेगी। साथ ही साथ इन जलाशयों में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और तिब्बत समेत कई देशों से माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, जहां साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, सुरखाब, बार हेडेड गूज और ब्लैक हेडेड गल समेत कई दुर्लभ प्रजातियां देखी गई हैं। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। ठीक, अब उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून 2026 को इसका उद्घाटन किया है लखनऊ में। संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। 1894 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लखनऊ मौसम विज्ञान वेधशाला को स्थापित किया गया था और इसी का उन्नतीकरण करके इसको बदल दिया गया है क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में। ये जो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, इसके पहले जो लखनऊ मौसम विज्ञान वेधशाला थी, ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी वेदर फोरकास्ट और जो पूर्व चेतावनियां वगैरह है वो प्रदान करती थी। 2024 में मौसम विज्ञान मंत्रालय ने एक मिशन शुरू किया था, इसका नाम था मिशन मौसम, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि विस्तारित अवलोकन नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से एनेबल्ड जो फोरकास्टिंग वगैरह है वो की जाए और इसका इस्तेमाल करते हुए वेदर फोरकास्टिंग को और मजबूत किया जाए। ठीक है। और इसके तहत भारत का जो DWR नेटवर्क है उसको अगले 2 सालों में 50 से बढ़ाकर 100 की रडार पर पहुंचाने वाला। DWR बेसिकली क्या है? DWR होता है डॉपलर वेदर रडार। और इस मिशन मौसम के तहत उत्तर प्रदेश में 3 ऑपरेटिंग DWR यानी कि डॉपलर वेदर रडार या डॉपलर मौसम रडार की स्थापना की जाएगी। 107 ऑटोमेटिक जो वेदर स्टेशन हैं उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। 140 वर्षा मापी यंत्र, 7 बिजली सेंसर और 11 हवाई अड्डों के लिए विमानन सहायता जो है वो उपलब्ध करी गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है और मिशन मौसम को भी हमें ध्यान में रखना है। अगला है सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि BESS सहित सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब ये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बेसिकली होती क्या है? तो हम लोग अपने घर में इन्वर्टर, सबके घर में, आपका हमारे यहाँ होगा, और हम देखते हैं कि जब लाइट आती है तो एक इन्वर्टर मशीनरी होती है और उसके साथ एक बैटरी लगी होती है और वो जो इन्वर्टर है वो बैटरी को चार्ज करता रहता है, यानी कि जब बिजली आ रही होती है तो उस बिजली को उस बैटरी में स्टोर करता रहता है और जब बिजली चली जाती है तो उस बैटरी में स्टोर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के जो अप्लायंसेस उनको चलाने का काम करती है। तो इन्वर्टर में तो हम बिजली जो आ रही है उसी को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है इसमें बेसिकली सोलर एनर्जी को बिजली के रूप में स्टोर करने का काम किया जाएगा। ठीक, सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उस सोलर पैनल से जो बिजली बनेगी उनको इन बैटरीज में स्टोर किया जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसका पूरा नाम है। और ये रक्षा मंत्रालय ने स्टैब्लिश किया है कहां पर? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। ध्यान रखिएगा, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि BESS सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। ये डिफेंस की 850 एकड़ खाली जमीन है, उस खाली जमीन को यूज किया जाएगा इसको लगाने के लिए। और ये रक्षा भूमि पर पहली बड़े पैमाने पर सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। ठीक, इतना ही इसमें करना है हमको। फिर है प्रयागराज और कानपुर के बीच में एक प्राचीन नदी की खोज की गई है। प्राचीन नदी जो लुप्त हो गई है, जमीन के अंदर चली गई है, उसका जो रास्ता होता है उसको हम पैलियो चैनल के नाम से जानते हैं।
ठीक, इसको समझ लेते हैं। पैलियो चैनल बेसिकली होता क्या है? पैलियो चैनल उस पुराने या एंशियंट किसी भी रिवर के एक रास्ते को कहा जाता है, उसके चैनल को कहा जाता है, जो समय के साथ साथ या टेक्टोनिक प्रोसेसेस या क्लाइमेट चेंज या भूगर्भीय परिवर्तनों की वजह से सतह पर बहना बंद कर चुकी है। यानी कि वो नदी पहले सतह पर बह रही होगी, लेकिन अब वो सतह पर नहीं बह रही है। और उसका जो वो चैनल है, वो रास्ता है जिसके तहत वो सतह पर बह रही थी, वो समय के साथ जमीन के नीचे चला जाता है, भू सतह के नीचे दब जाता है। अब भले ही ये जो नदी है ये सतह पर एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके जो अवशेष है वो हमको जमीन के नीचे, सतह के नीचे देखने को मिलते हैं, जिनको रिमोट सेंसिंग और बहुत सारी दूसरी एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजीज है उनको उनसे देखा जा सकता है। ठीक है, कैसे दिखाई पड़ेंगे? जमीन के नीचे रेत, बजरी, सेडिमेंट्स और कहीं कहीं पर बड़ी भारी मात्रा में जल, पानी के स्टोरेज के रूप में दिखाई पड़े, क्योंकि वो नदी थी तो पानी हो सकता है अभी भी नीचे हो, या वो एक एक्वाफायर के रूप में काम कर रही हो, ऊपर जो सतह का पानी उसको सोख के अपने पास उस जगह पर स्टोर कर रही हो। तो इससे इसकी पहचान होती है। ठीक, यूज क्या होता है इसका? इसका यूज भी होता है, पहली बात तो ग्राउंड वाटर स्टोरेज होता है। ठीक, ये ग्राउंड वाटर के बहुत बड़े प्राकृतिक भंडार, जिसको एक्वीफायर बोला जाता है अंग्रेजी में, वो होते हैं, क्योंकि इनमें रेतीला जमाव होता है। इसकी वजह से पानी को सोखने और पानी को स्टोर करने की इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। कई सारे पैलियो चैनल्स तो ऐसे हैं जिन पर पानी का जो लेवल है वो इतना अच्छा होता है कि अगर वहां पर कोई कुआं या कोई ट्यूबवेल लगाया जाए तो बहुत आसानी से बहुत भारी मात्रा में हमको ताजा और मीठा पानी और क्लीन पानी जो है वो मिल जाता है। और ऐसे ही एक पुरानी नदी की खोज की गई है जो प्रयागराज और कानपुर के बीच में बहती थी। किसने करी है? एक रिपोर्ट के अनुसार CSIR यानी कि राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान, NGRI, CSIR के अंतर्गत आता है ये NGRI, जो हैदराबाद में, इसके वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कानपुर मार्ग के नीचे एक प्राचीन भूमिगत नदी चैनल, जिसको पैलियो चैनल कहा जाता है, उसकी खोज की। क्या होता है मैंने बताया अभी। ये जो नदी चैनल है, जो पैलियो चैनल या पुरानी नदी का एक रास्ता जो खोजा गया है जहां से वो बहती हुई जाती थी, वो इस समय जमीन की सतह से 10 से 15 मीटर नीचे है। और इसका जो लंबाई है वो प्रयागराज से कानपुर तक लगभग 200 किलोमीटर लंबा और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। तो कितनी विशाल नदी ये रही होगी! 4 से 5 किलोमीटर चौड़ाई और लगभग 200 किलोमीटर लंबी ये नदी थी, कानपुर से प्रयागराज के बीच में। ये बेसिकली ग्राउंड वाटर एक्विफायर का हिस्सा है, जिसकी जल भंडार क्षमता 3,500 से 4,000 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बहुत बड़ा जल भंडार। ठीक है, पैलियो चैनल क्या होता है ये बताया मैंने अभी कुछ देर पहले ही। पैलियो चैनल एक परित्यक्त या दबी हुई प्राचीन नदी का मार्ग होता है जो सतह के नीचे संरक्षित रहता है और रेत, गाद या भूजल जैसे खनिजों से भरा होता है। इसे प्रायः प्राचीन नदियों से जोड़ा जाता है। हम लोगों ने देखा है कि सरस्वती नदी का जो मार्ग खोजा गया या घग्गर हक्कारा नदी का जो मार्ग खोजा गया, वो इसी पैलियो चैनल के तहत खोजा गया कि यहाँ से कभी बहती रही होंगी। बहुत सारी रिमोट सेंसिंग और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके खोजा गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत करी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। प्रोजेक्ट गंगा बेसिकली क्या है? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रोजेक्ट है। कहां पर? गांवों में। ठीक है, जिसकी शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। क्यों करना है? डिजिटल इंक्लूजन को गति देने और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से। तारीख भी ध्यान रखनी है, 9 जून 2026 को प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया गया। गंगा का जो फुल फॉर्म है GANGA का, वह है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट जो है वो गंगा का फुल फॉर्म है। ठीक, जो किससे रिलेटेड है? गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। ये योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगी। साथ ही डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, स्किल डेवलपमेंट और प्रौद्योगिकी आधारित यानी कि टेक बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका भी विस्तार करेगी। इसके तहत क्या किया जाना है? आने वाले 2 से 3 सालों में 20 लाख घरों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ट्रेन करके आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो राज्य परिवर्तन आयोग और हिंदुजा ग्रुप के सहयोग से किया जाएगा।
ठीक। फिर है नदी कायाकल्प का विस्तार। अब नदी कायाकल्प बेसिकली प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो 15 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे और मनरेगा योजनाओं के तहत समुदाय आधारित नदी कायाकल्प परियोजनाओं का विस्तार किया है। नदी कायाकल्प परियोजना बेसिकली क्या है कि कोई नदी जिसमें पानी आना बंद हो गया है या नदी की गहराई कम हो गई है उसको दोबारा से ठीक करना, यानी कि नदी को दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम नदी कायाकल्प परियोजना में किया जाता है। समुदाय आधारित का मतलब होता है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको भी इसमें लिया जाता है। ठीक है। और एक जिला एक नदी अभियान ने 1.53 लाख मानव दिवस रोजगार पैदा किए हैं और 500 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने को प्रोत्साहित किया है। इसके तहत विभिन्न जिलों में कार्य प्रगति पर है, जैसे पीलीभीत में गोमती नदी 47 किलोमीटर, बुलंदशहर में नीम नदी और आजमगढ़ में तमसा नदी को पुनर्जीवित किया गया है। इन नदियों के नाम, इनकी लोकेशन ध्यान रखनी है। ऐसे ही जालौन की नून नदी और रामपुर में रिचार्ज सॉफ्ट इंजेक्शन कुओं के निर्माण में रोजगार के साथ भूजल स्तर में भारी वृद्धि हुई है। नदी कायाकल्प यानी कि रिवर रिजुवनेशन बेसिकली मृतप्राय यानी कि वो नदियां जो विलुप्त होने वाली हैं, खत्म ही हो रही हैं लगभग, या प्रदूषित नदियों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में वापस लाने की एक पारिस्थितिकी प्रतिक्रिया, जिसमें नदी से गाद निकालना, कि नदी का जो तल है वो अब ऊंचा हो गया है सेडिमेंट जमा होने से, तो उसको बाहर निकाल दिया। ठोस कचरा हटाना, अतिक्रमण से मुक्त करना, वाटर के फ्लो को बहाल करना और किनारों पर बड़े पैमाने पर प्लांटेशन यानी कि वृक्षारोपण करना शामिल है। ठीक। फिर है गाय के गोबर से जुड़ी नीति को मंजूरी दी गई है। 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में आय सृजन के लिए गाय के गोबर के उपयोग से जुड़ी एक नई नीति को मंजूरी दी है। ये पहल गौशालाओं, जैविक खाद्य उत्पादन और ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को एक साथ जोड़ने पर केंद्रित है। अब गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कंपोस्ट बन सकता है, ठीक, मैन्योर बन सकता है जिसका इस्तेमाल खेती में किया जाता है खाद के रूप में। इससे बायोगैस बन सकती है, ठीक, मिट्टी की कंडीशनिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे यूज गोबर के होते हैं। तो गोबर का प्रयोग कंपोस्ट, बायोगैस, बायोस्लरी। बायोस्लरी बेसिकली क्या होता है, जब कंपोस्ट बनाई जाती है, जब गोबर को सड़ाया जाता है तो वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, और उस कंपोस्ट के ऊपर से जब पानी बहकर नीचे आता है तो वो जो पानी जो जिसमें अब कंपोस्ट का कुछ हिस्सा घिस घुल गया है उसको क्या बोला जाता है, बायोस्लरी बोला जाता है। ठीक। और प्राकृतिक खेती प्रणालियों में मिट्टी के कंडीशनर के रूप में किया जाएगा। गोबर आधारित उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशी पालन, डेयरी गतिविधियों और जैविक खेती प्रथाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 इसको देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे लिए जरूरी हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये जो बजट है ये पेश किसने किया है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। कब पेश किया, 11 फरवरी 2026 को पेश किया। कितने का बजट है, तो इसमें बेसिकली जो बजट है वो 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट है। तो बजट का आकार जो है वो 9,12,696 करोड़ का है। और पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट बड़ा है। कितना बड़ा है, 12.9% जो है पिछले साल की तुलना में ज्यादा बजट है इस बार। और 43,565 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा इस बजट में करी गई है। ठीक। यहां अगर हम लोग देखें तो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% जो है वो अनुमानित किया गया है। बजट जो है वो सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान की थीम पर आयोजित है। ठीक। व्यय और प्राप्तियों से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि 2026-27 में 64,457.57 करोड़ की राजस्व बचत होगी। वहीं जो राजकोषीय घाटा है वो 1,18,480.58 करोड़ अनुमानित है, जो 2026-27 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.98% है। ठीक, 3% से कम है, ये ध्यान रखना है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 64,463.17 करोड़ का घाटा बजट में अनुमानित है। फिर राजस्व जो सबसे ज्यादा अनुमानित है वो किससे, राज्य वस्तु एवं सेवा कर से 1,49,956, इतना बस।
फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो है वो आवंटित किया गया है, 77,622 करोड़। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। बजट में कोई नया कर नहीं डाला गया है। ब्याज भुगतान के लिए 68,291 करोड़ का प्रावधान किया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि 2029-30 तक यानी कि 2029-30 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 2027 का टारगेट था, अब क्या कर दिया है, 29-30 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाएगा। आगे अगर देखें तो इस समय प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें 45 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और 36 जो है वो प्राइवेट जो सेक्टर है वो चलाता है। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में की गई है। तो 81 पुराने हैं और 14 जब नए खुल जाएंगे तो टोटल 95 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, सरकारी और प्राइवेट सब मिला के। ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश का ऋण जीएसडीपी अनुपात 2024-25 में 27% था। यानी कि उत्तर प्रदेश ऋण जीएसडीपी अनुपात का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, और उत्तर प्रदेश ने जो ऋण लिए हैं, लोन लिया है, उत्तर प्रदेश के ऊपर जो कर्जा है, उसके बीच का रेशियो कितना है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है 27% का मतलब ये हो गया कि उत्तर प्रदेश का अगर जीएसडीपी 100 है तो कर्ज उसके ऊपर केवल 27 है, जो कि कम है, अच्छी बात है ये। और इसको और कम करने का टारगेट रखा गया है, 26-27 में इसको 23.1% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया चालू है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस योजना में क्या किया जा रहा है, टैबलेट और स्मार्टफोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस बजट में जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, ठीक, मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना जो है वो भी प्रस्तावित की गई है। और जैसे सेंट्रल लेवल पर चल रहा है इंडिया एआई मिशन, वैसे उत्तर प्रदेश में भी अलग से एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन प्रारंभ करने की घोषणा बजट में की गई है। तो सेंटर में भी चल रहा है एआई मिशन और यूपी कह रहा हम क्यों पीछे रह जाए, हम तो सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं, तो हम भी अपना अलग से एआई मिशन शुरू करेंगे। फिर सभी 75 जिलों में प्रत्येक में एक एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यानी कि हर जिले के विद्यालयों में से एक विद्यालय को, हर जिले के एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में डेवलप किया जाएगा। और जो मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना लाई जाएगी, जिसमें उनको स्कूटी दी जाएगी और स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए को अलॉट किया गया है। ठीक है। विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय जो कि मिर्जापुर में, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर की स्थापना के लिए 50-50 करोड़ रुपए, और स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय जो कि शाहजहांपुर में होगा उसकी स्थापना के लिए 21 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन है वो बजट में किया गया है। तो ये विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहे हैं, इनका नाम क्या है और कितना बजट का प्रावधान किया, ये हमें जरूर से जरूर ध्यान रखना है। फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्याओं के विवाह के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसको 51,000 से बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो भी कन्याओं का विवाह होगा उनको 1,10,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक, अनुदान के रूप में। फिर है इकोनॉमिक सर्वे उत्तर प्रदेश का, इसको जारी किया गया 9 फरवरी 2026 को। पहली बार प्रदेश की आर्थिक समीक्षा जो है वो पेश की गई। ये पहली बार है जब प्रदेश की आर्थिक समीक्षा पेश की जा रही है। ये भी किसने किया, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया है। और ये बताया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बीते 8 वर्षों में ऐतिहासिक विस्तार किया है। 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी और 2024-25 में 30 लाख करोड़ पार कर चुकी, यानी कि यूपी की इकोनॉमी 30 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई है। 2025-26 में यह अनुमान लगाया गया है कि 36 लाख करोड़ की ये हो गई होगी। ठीक, अभी फाइनल नहीं आया है। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश
देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। फिर है, प्रदेश में अब तक 50 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो 2016-17 में 8.6% था, जो कि 24-25 में बढ़कर 9.1% हो गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। और पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट थमी है। हमारे आजाद होने के बाद से लगातार यूपी की पर कैपिटा इनकम नीचे जा रही थी, लेकिन पहली बार ये गिरावट जो है वो थमी है। 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए थी, जो 2024-25 में 1,09,844 रुपए हो गई है। कैसे निकाला? उत्तर प्रदेश की जो इनकम है उसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? पॉपुलेशन से। तो ये आ गया हमारा। और 2025-26 में पर कैपिटा इनकम के 1,20,000 रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 2024-25 में राष्ट्रीय औसत का ये 53.5% हो गया है। पर कैपिटा जो जीडीपी उत्तर प्रदेश का है या जीएसडीपी है, वो 2024-25 में 1,26,304 हो गया है, जो 16-17 में 61,142 था। तो ये भी लगभग डबल हो गया है। ठीक है। यहां पर जो उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए, सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसमें 2 गुने से अधिक वृद्धि हुई है, जो 2024-25 में 147.72 हजार करोड़ हो गया है। सार्वजनिक ऋण से जीएसडीपी रेशियो 29.3% से घटकर वर्ष 2024 में 28% हो गया है। ठीक। और यहां पर 2026-27 में इसको 23.1% लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये ऋण जीएसडीपी अनुपात है और ये सार्वजनिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। प्रदेश का जो रेवेन्यू है वो 2016-17 में 86,000 करोड़ था, 24-25 में 2.5 गुना बढ़कर 2.09 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला वाला। यहां पर ये कह रहा है कि प्रदेश की जीएसडीपी में, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में, राज्य के कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी है? 25.8% है। औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 27.2% है और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 47% है। यानी कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, और फिर उसके बाद सबसे अंत में आता है हमारे पास एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि नंबर 1, 2, 3 आप समझ गए होंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि सबसे कम हिस्सेदारी कृषि और उसके अलाइड एक्टिविटीज की है। इससे समझ में आता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब केवल कृषि आधारित न रहकर बहुत क्षेत्रीय हो गई है। बजट हम लोगों ने देख ही लिया, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेथा उत्पादन में राज्य देश में शीर्ष स्थान पर। मेंथा होगा ये। पिछले 8 सालों में जो फिशिकल्चर है, यानी कि मत्स्यन है, फिशरी है, उसमें 115.5% की वृद्धि हुई है। दूध के उत्पादन में 33.6% की वृद्धि हुई है, और इसमें ये पहले स्थान पर है। अंडा उत्पादन में 167% की वृद्धि उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम। तो जो ग्लास म्यूजियम बन रहा है भारत का पहला, वो बन रहा है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद जो है बेसिकली वो मशहूर किस चीज के लिए? कांच के लिए मशहूर है, और कांच में भी खास तौर से चूड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ पर लगभग हर घर में आपको चूड़ियों का कारोबार या चूड़ियां बनती हुई दिखाई दे जाएंगी, और इसीलिए इसे सुहाग नगरी भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सुहाग नगरी भी बोलते हैं इसको, कांच नगरी भी बोलते हैं इसको, चूड़ियों का शहर भी बोलते हैं। और यहाँ पर इसी इंपॉर्टेंस की वजह से यहाँ पर बनाया जा रहा है भारत का पहला डेडिकेटेड ग्लास म्यूजियम। और लिखा भी हुआ है कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पारंपरिक रूप से भारत की ग्लास सिटी, यानी कि कांच नगरी कहा जाता है। सुहाग नगरी भी ध्यान रखिएगा आपको। शहर के कांच और चूड़ी जो विरासत है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक डेडिकेटेड ग्लास म्यूजियम की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। ये जो इनिशिएटिव है कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट दे रहा है। 47 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। ठीक है।
यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कई नाम हम लोगों ने देखे, तो यहाँ पर एक नाम और क्या है, चूड़ियों का शहर, इसको ध्यान रखिएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर जो है वो बना हुआ है। अब ये इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका नाम क्या है, इसका जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। ठीक, मतलब क्या है कि एक ऐसा शहर जहां से निकलने वाला जो रोजाना का ताजा कचरा है, जो फ्रेश वेस्ट है, उसको खुले में लैंडफिल या डंपिंग साइट पर नहीं फेंका जाता। यानी कि ऐसा शहर जहां पर फ्रेश वेस्ट डंप क्या है, जीरो है। ठीक, अब जब इसको डंप नहीं किया जाता है, लैंडफिल में नहीं डाला जाता, आप देखते होंगे अगर किसी शहर के अंदर आप जा रहे हैं तो अक्सर जो बड़े शहर हैं उनके बाहर के इलाके में आपको एक जगह ऐसी मिलती है जहाँ पर ढेर सारा कचरा जो है वो लाकर फेंका जाता है नगर निगम के द्वारा। वो डंपिंग साइट है, वो लैंडफिल साइट है। ठीक, तो यहाँ पर लखनऊ में क्या किया जा रहा है, लखनऊ एक ऐसा शहर बन गया है जहां पर जो रोजाना का कचरा निकलता है उसको किसी भी डंपिंग साइट में या लैंडफिल पर नहीं फेंका जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, जो 100% कचरा है उसको साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है या उसको यूज कर लिया जाता है। और ये जो अचीवमेंट है इसको हासिल करने वाला लखनऊ जो है वो स्टेट का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। ठीक, अब यहाँ बेसिकली क्या होता है, जो रोजाना का कचरा निकल रहा है उसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद जैसे कोई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, उस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में पहुंचाया जाता है और वहां पर इसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे खाद बना ली गई, बायोगैस बना ली गई, या जो हमारे पास अजैविक कचरा है उसको रिसाइकल करके आरडीएफ, आरडीएफ क्या होता है, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, उसके रूप में उसको उपयोग कर लिया जाता है। कई सारे शहरों में ये काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 100% इसको अचीव करने वाला लखनऊ जो है वो पहला शहर प्रदेश का बना है। 22 जनवरी 2026 को लखनऊ ने अपने ताजा नगर निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण यानी कि साइंटिफिक प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने की उपलब्धि अर्जित कर ली है। और इस तरह यह प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया है। कहाँ पर इनका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर है, तो प्रोसेसिंग प्लांट है इनका शिवरी में। तीसरे ताजा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन के साथ शहर की कुल क्षमता 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई। तो ये तीसरा प्लांट यहाँ पर बना है जहां पर इस वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। और इस तीसरे प्लांट के बनने के बाद वेस्ट को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो 2100 मीट्रिक टन पर डे हो गई है। और यहाँ पर इतनी कैपेसिटी हो गई कि शहर का पूरा जो कचरा है वो प्रोसेस किया जा सकता है और उसको किसी भी डंपिंग साइट पर नहीं फेंका जाएगा। लखनऊ नगर निगम प्रतिदिन लगभग 2100 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न करता है और 2100 मीट्रिक टन प्रोसेसिंग भी है, तो पूरा का पूरा कचरा प्रोसेस हो जाएगा, जिससे 100% जैविक खाद या बायोगैस और अजैविक यानी कि ईंधन और रिसाइकलिंग भागों में विभाजित किया जाता है। आरडीएफ मैंने बताया, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। ठीक है, शिवरी में 15 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सहित कुल 3 प्लांटों के माध्यम से कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जाता है। ठीक, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। फिर है उत्तर प्रदेश का उन्नाव बना नया डिफेंस कॉरिडोर जिला। देश में दो डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, एक तमिलनाडु में है और एक उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में अभी तक 6 डिफेंस कॉरिडोर डिस्ट्रिक्ट थी, अब उन्नाव एक और बन गया, तो टोटल 7 डिफेंस कॉरिडोर डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। जो डिफेंस कॉरिडोर यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बेसिकली उसकी बात अगर करें तो वो इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिफेंस प्रोडक्शन का जो सेक्टर है उसमें सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल करना, और जो विदेशी आयात है, फॉरेन से जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना। क्योंकि डिफेंस के केस में इंपोर्ट अगर कोई चीज करते हैं तो बहुत ज्यादा उसके स्ट्रेटेजिक नुकसान हमारे हो सकते हैं। कि पहली बात तो सबको पता है कि हमारे पास क्या है ना, सारी चीजों का कंट्रोल हो सकता है उसने अपने पास रखा, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे कि ना करे, कब सप्लाई करना हमको बंद करते, ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भारत सरकार ने देश में इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। एक था हमारा उत्तर प्रदेश में जिसको हम यूपीडीआईसी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और दूसरा तमिलनाडु में तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यूपी वाले में हमारे पास अभी तक 6 जिले थे। ये 6 जिले कौन कौन से थे, लखनऊ था जहां पर एरोस्पेस और एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को
का सेंटर बनाया जाएगा। दूसरा था हमारा कानपुर, जहां पर गोला बारूद, हैवी डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी। झांसी, जहां पर ये जो बुंदेलखंड में एक सेंटर बनेगा ये डिफेंस प्रोडक्शन का। अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा। आगरा में एरोस्पेस और डिफेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 डिफेंस कॉरिडोर वाले जिले पहले से थे, और अब सातवां कौन सा आ गया? सातवां आ गया हमारा उन्नाव, लखनऊ और कानपुर के बीच में। इनको बेसिकली क्या है, जो यूपीडीआईसी है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इसमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 6 स्ट्रैटेजिक नोट्स में डेवलप किया गया। ये स्ट्रैटेजिक नोट्स हैं जहां पर इसको डेवलप किया गया इन 6 जिलों में, और अब 7 हो गए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का उन्नाव बना नया डिफेंस कॉरिडोर जिला, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड स्थापित किए गए हैं। ये 6 नोड्स हमारे अभी तक स्थापित थे, और उन्नाव में नया डिफेंस कॉरिडोर बनने से प्रदेश में इनकी संख्या 7 हो जाएगी। ये 7वां हो गया। 4,000 करोड़ के निवेश की शुरुआत हो चुकी है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? उन्नाव में मुर्तजा नगर, उरहर और सराय कटियान गांवों की लगभग 230 हेक्टेयर जो लैंड है उसको आइडेंटिफाई किया गया, चिन्हित किया गया कि इसको अधिग्रहित करके इसमें कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो उन्नाव जिला है इससे गंगा एक्सप्रेसवे भी गुजरता है, और इससे कानपुर लखनऊ हाईवे भी होकर गुजरता है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? हम लोगों ने अभी बात करी, डिफेंस और एरोस्पेस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, और उन्नाव में इसके लगने के बाद लगभग 15,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो प्राप्त होगा। ठीक है, डेवलप कौन करेगा? यूपी एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको डेवलप करेगी। और जो मौजूदा 6 डिफेंस नोड्स हैं वो कौन कौन से हैं? झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। फिर है हमारा उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का आरंभ किया गया है। नाम से ही है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ये, और ये 24 मार्च को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 को लॉन्च किया। इसमें एआई बेस्ड जो चैट बॉट है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है तत्काल सहायता के लिए, और एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए रियल टाइम एसएमएस अलर्ट की भी सुविधा है, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेज पर पहुंची है उससे रिलेटेड आपके पास एसएमएस जो है वो आ जाता है। इसमें डायनामिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो इन्वेस्टर्स को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर कई विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कैसे, कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो वो यूपी में इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए कई सारे डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कई सारे डिपार्टमेंट से हमको सहायता चाहिए होती है, मंजूरी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आसानी से हो सके इसके लिए यहाँ पर ये निवेश मित्र 3.0 को शुरू किया गया है। ठीक, और सीए डायनामिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म भी है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और वो सभी डिपार्टमेंट्स में ऑटोमेटिकली क्या होगा, चला जाएगा, आपका काम आसान होगा। ठीक, इस मौके पर 2,781 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ कंफर्ट और सब्सिडी भी जो डिस्ट्रीब्यूट है वो की गई है। यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड स्कीम का भी अनावरण इस अवसर पर किया गया। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड स्कीम का मतलब है कि इसमें सब कुछ तैयार होता है, बस जिसको भी वहां पर काम करना है वो आए और अपना काम क्या कर दे, शुरू कर दे। उसको प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड स्कीम कहा जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 गांवों से रिलेटेड है ये। गांवों में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी प्रॉपर जो कन्वेंस के मोड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉपर मोड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो आसानी से मिल सके लोगों को। वहां पर जो लोग हैं उनको कहीं आना है या जाना है तो उनको प्रॉपर साधन मिल सके, उसके लिए ये स्कीम जो है वो शुरू करी गई है 2026 में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गांवों के सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना है, जिससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन में आसानी हो। क्या किया जाएगा?
निजी बस संचालकों को अनुबंध पर बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें परमिट व टैक्स में छूट दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर उतना ज्यादा पैसेंजर लोड शायद उनको ना मिले। ठीक, तो वो यहाँ पर जब पैसेंजर लोड नहीं मिलेगा तो उनकी आमदनी नहीं होगी, तो इसलिए उनको क्या दिया जा रहा है, परमिट और टैक्स में छूट देने की बात की जा रही है। 15 से 28 सीटिंग कैपेसिटी वाले छोटे वाहन जिनकी लंबाई लगभग 7 मीटर होगी वो चलाई जाएगी। डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल होंगे। और जो एनसीआर वाले इलाके की जो चीजें हैं वहां पर केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही संचालित किए जाएंगे। हर ब्लॉक में कम से कम 2 वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा और हर ग्राम पंचायत तक प्रतिदिन कम से कम 2 फेरे लगाए जाएंगे, इससे ग्रामीणों को नियमित परिवहन सुविधा मिल सके। ठीक है, बस। कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले को 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल यानी कि नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा देकर इसे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और पर्यटन दृष्टि से नई पहचान दी है। कालिंजर किला बहुत मशहूर है और बहुत ऐतिहासिक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कि ये कहाँ पर है, बांदा जिले में है। और बांदा जिले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर विंध्यन माउंटेन रेंज, और विंध्यन माउंटेन रेंज की एक पहाड़ी पर यह स्थित है। लगभग समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर कालिंजर का किला है। इसको मिडिवल पीरियड में बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा अजेय किले में माना जाता था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से पूरे इलाके में चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी। ठीक, हमको इस किले की जो जानकारी मिलती है वो बहुत पहले से मिलती है। पुराणों और मध्यकालीन इतिहास में भी इसकी हमको जानकारी मिलती है। गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में और चंदेल राजवंश का जब काल यहाँ पर था बुंदेलखंड में, तब भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किला माना जाता था। 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान हम जानते हैं बुंदेलखंड के इलाके में चंदेल डायनेस्टी का राज था, और वहां पर उन्होंने कई सारे मंदिरों को और कई सारे जो सरोवर वगैरह हैं, वाटर बॉडीज है, उनका निर्माण वहां पर करवाया था। ठीक, चंदेलों ने ही जानते हैं हम लोग खजुराहो के मंदिर भी बनवाए थे बुंदेलखंड में। सबसे ज्यादा इसका जो नाम आता है वो शेरशाह सूरी के कंटेक्स में आता है। यही वो किला था जिस पर हमला करने के दौरान शेरशाह सूरी जल जाता है, बारूद में आग लगने की वजह से एक एक्सीडेंट में, और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है 1545 में, है ना। बाद में मुगलों के कंट्रोल में आ जाता है, और फिर ये उन्हीं के कंट्रोल में तब तक बना रहता है जब तक मुगलों का शासन रहता है, औरंगजेब और उसके बाद में भी। और अब इस किले को एक राष्ट्रीय भू धरोहर यानी कि नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। कलिंजर का किला विंध्य पर्वतमाला, अप्रैचियन अनकन्फर्मिटी नाम की एक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जहां लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी बुंदेलखंड ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर 1.2 अरब साल पुरानी कैमूर सैंडस्टोन परत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो पृथ्वी के विकास के लंबे अंतराल को दर्शाती है और वैज्ञानिकों के लिए बेहद उपयोगी है। ठीक, चंदेल राजाओं की राजधानी थी। भूवैज्ञानिक रूप से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वाली संरचना यहाँ पर है, और ऐतिहासिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने इसका ऐतिहासिक जो कंटेक्स्ट है वो देख लिया। भू धरोहर का दर्जा मिलने से यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटक, शोधकर्ता और जो छात्र हैं वो अट्रैक्ट होंगे। और इसके पास में ही बुंदेलखंड में ही क्या, खजुराहो है, चित्रकूट है। तो इन स्थानों के साथ इसको जोड़कर जो टूरिज्म सर्किट डेवलप करने की जो योजना है, उससे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, लोकल इकोनॉमी है, उसको भी मदद मिलेगी। फिर है हमारा उत्तर प्रदेश के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ। तो ये ध्यान रखना है, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है वो चंडीगढ़ में नहीं है, बल्कि वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में उन्नाव में है। उन्नाव में लखनऊ कानपुर जो हाईवे है वहां पर, उन्नाव में नवाबगंज नाम की एक जगह आती है, वहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसकी शुरुआत करी गई 2025 में। हालांकि इसका जो मेन कैंपस है वो मोहाली पंजाब में है। ठीक, मेन कैंपस कहाँ पर है, मोहाली पंजाब में है इसका। लेकिन ये वाली यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, यूपी में उन्नाव में है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसको उत्तर प्रदेश सीयू यूपी भी कहा जाता है, राज्य का पहला निजी एआई वर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय है। निजी एआई वर्धित मतलब एआई ऑगमेंटेड, एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी
यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है ये, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है, सभी जो सिलेबसेस हैं और सभी जो शिक्षण पद्धतियां हैं वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स और डेटा ऑपरेटेड जो तरीके हैं उनसे उनको ऑपरेट किया जाता है, संचालित किया जाता है। और यहीं पर अगर हम लोग देखें तो इसने आधिकारिक तौर पर 19 मार्च 2026 को उन्नाव में स्मार्ट हेल्थ केयर में उत्कृष्टता केंद्र यानी कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको लॉन्च किया है। यहाँ इस पहल को स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने के राज्य के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये एक एडवांस्ड एआई स्पेस द्वारा संचालित है, जिसमें एनवीडिया की ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के साथ 168 जीबी जीपीयू मेमोरी की कंप्यूटिंग शक्ति है। ठीक। केंद्र का जो लक्ष्य है वो अगले 2 वर्षों के भीतर 5 एआई स्टार्टअप को विकसित करना और सहायता प्रदान करना है। बस इसमें इतना ही। फिर है जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है और ये उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन किया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मौजूद है। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन कौन से हैं, ये एग्जाम के लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा। पहला है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है? लखनऊ के अमौसी में। ठीक। ये राज्य की राजधानी में है और एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत बिजी एयरपोर्ट में से एक है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। वाराणसी के बाबतपुर में, इसको बाबतपुर हवाई अड्डा भी बोलते हैं और इसको अमौसी हवाई अड्डा भी बोलते हैं। ठीक। फिर है अयोध्या में। तीसरा महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में। और है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा। कुशीनगर में है। ठीक। पांचवा कौन सा बन गया हमारा? पांचवा बन गया ये जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बन गया है। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये एयरपोर्ट दिल्ली से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उद्देश्य क्या है? जेवर को उत्तरी भारत के लिए एक बड़ा एविएशन हब बनाना। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का दूसरा कमर्शियल एयरपोर्ट है जो प्रतिदिन लगभग 65 उड़ानों के साथ परिचालन शुरू कर रहा है। ये जो हवाई अड्डा है यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से आगरा, मथुरा, वृंदावन से जुड़ा हुआ है और इसको दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो से जोड़ने की भी योजना है। 3900 मीटर लंबा रनवे है जो दुनिया के सबसे बड़े वाइड बॉडी जेट विमानों को संभालने में सक्षम है और ये भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य रखता है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये एशिया का प्रमुख इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल होने के साथ यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और एयरपोर्ट सेंटर बनेगा। 5 हवाई अड्डों के नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं, कौन कौन से यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, तो इसको ध्यान रखना है जरूरी। आज प्रदेश में 16 हवाई अड्डों से उड़ानें संचालित हो रही हैं जबकि 3 अभी भी निर्माणाधीन है, जिनमें सोनभद्र का म्योरपुर और ललितपुर का हवाई अड्डा शामिल है। फिर चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश खेल पुरस्कार। उत्तर प्रदेश खेल पुरस्कारों में बात अगर हम लोग करें तो 24 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और 9 खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया है। नियुक्ति पत्र पाने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल व गौतम बुद्ध के पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को डीएसपी की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। इटावा के पैरा खिलाड़ी अजीत सिंह, गाजियाबाद की सिमरन और मुजफ्फरनगर के प्रीतपाल सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी का नियुक्ति पत्र दिया गया है।
क्रिकेटर रिंकू सिंह को पहले शायद बीएसए बनाया जा रहा था, लेकिन उनको अब विरोध की वजह से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया है। खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया है, तो ये ध्यान रखना है। फिर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों की बात अगर हम लोग करें, लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष खिलाड़ियों को दिए जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो महिला खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। ठीक। तो 9 खिलाड़ियों को प्रदेश के सबसे बड़े खेल सम्मान लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें गाजीपुर के उत्तम सिंह को हॉकी के लिए, प्रयागराज के अभिजीत कुमार को जिम्नास्टिक के लिए, नोएडा के जॉन्टी कुमार को कुश्ती के लिए, आगरा के यश कुमार को पैरा कैनोइंग के लिए, नोएडा के प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है। वहीं रानी लक्ष्मीबाई की बात अगर हम लोग करें तो सहारनपुर की प्राची को एथलेटिक्स के लिए, बागपत के तान्या चौधरी को एथलेटिक्स के लिए, लखनऊ की प्रगति केसरवानी को पैरा टेबल टेनिस के लिए, नोएडा की वंकिता अग्रवाल को शतरंज के लिए रानी लक्ष्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने वाले 14 खिलाड़ियों को 1.64 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लक्ष्मण और रानी पुरस्कार से अंतर्गत विजेता खिलाड़ियों को 3.11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करी गई, 3,11,000 की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से इस राशि को बढ़ाकर 10-10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26, 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर राज्य की 5 महत्वपूर्ण हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया है? अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को, अलक पांडे को, डॉक्टर हरिओम पवार को, रश्मि आर्या को और डॉक्टर सुधांशु सिंह को ये दिया गया है। और ये एक नागरिक पुरस्कार है जिसके तहत एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रतीक चिन्ह व 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। घोषणा 2021 में की गई थी। इसके पहले इसी को यश भारती के नाम से जाना जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। फिर यहाँ पर कुछ हमारे पास वन लाइनर्स हैं, इनको देख लेते हैं। कई सारे हमारे इसमें पढ़े हुए हैं और कई सारे ऐसे होंगे जो नए होंगे, तो उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जमीन के सर्वे और सीमांकन के लिए तकनीक आधारित किस कैंपेन को शुरू किया गया? तो कैंपेन का नाम है डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन। जमीन के सर्वे और जमीन के सीमांकन के लिए है। भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग प्लांट उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में। कहां पर 29 अप्रैल 2026 को प्रदेश के सबसे लंबे, जिसकी लंबाई कितनी, 594 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? हरदोई में किया गया है। इंटीग्रेटेड बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फॉर्म उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? पीलीभीत के टांडा बिजासी में किया गया है, ये ध्यान रखना है। 12वां रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया शेखा झील को, जो देश का 99वां है। 100वां भी हमको पता है कौन सा है, हम लोगों ने भी कुछ देर पहले पढ़ा था। कहां पर कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किया गया? लखनऊ में किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, यहाँ पर किस स्थल को देश का 100वां तथा उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया? जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार सुरहा ताल जो कि बलिया में है, ये भी पढ़ा हुआ है। और कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में कहां पर स्थित गुलर यानी कि केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया? श्रावस्ती में है ये। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है कुशीनगर में। देश की पहली ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था इसका उद्घाटन। राजीव कृष्णा को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक। हब एंड स्पोक विमानन नीति के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इंटीग्रेट एकीकृत होने वाला भारत का पहला शहर बन गया? वाराणसी। हब एंड स्पोक जो विमानन रणनीति है, बेसिकली क्या होती है? हब क्या होता है? अब हब एक सेंटर है, इसको हब बोलते हैं, और इससे जो बाकी जो चीजें निकली हैं इसके चारों तरफ इसको बोला जाता है स्पोक, है ना। जैसे अगर हम लोग देख लो साइकिल का जो हब होता है जिसमें चैन लगी होती है वो हब है, और उसमें किनारे इस तरीके से नुकीले नुकीले निकले होते हैं, ये क्या है? ये स्पोक है। गाड़ी का पहिया होता है तो बीच में हब है, और जहां पर ये रिम लगा हुआ है ये क्या है? ये इसके स्पोक है ना। तो ऐसे ही हब एंड स्पोक, एक मेन सेंटर और उसके साथ जुड़ी हुई बाकी जगह स्पोक कहलाती हैं। तो यहाँ पर हब क्या है? यहाँ पर हब एक सेंटर या मेन हवाई अड्डा होता है जो एक बड़ा केंद्र बिंदु होता है, और इसको एयरलाइन जो होती है अपने मेन जंक्शन के रूप में इस्तेमाल करती है।
और जो स्पोक है वो छोटे छोटे हवाई अड्डे होते हैं, रीजनल हवाई अड्डे होते हैं, जो अलग अलग शहरों से यात्रियों को लेकर सीधे कहां पर आते हैं, सेंटर हब तक आते हैं। ठीक है। इस मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि छोटे शहरों से यात्री जो है पहले मुख्य हब तक आ जाता है, और उसके बाद उस हब से बड़े विमानों के जरिए जहां उसको दूसरी जगह जाना है वो जा सकता है। ठीक। जनरली नॉर्मल वैसे क्या होता है, अगर हब स्पोक को छोड़े तो इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट जाना पड़ता है। मान लीजिए कि वाराणसी किसी किसी व्यक्ति को जाना है, फॉर एग्जांपल हांगकांग जाना है, तो वाराणसी से सीधे हांगकांग की फ्लाइट तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमने बना दिया एक सेंटर कि भाई जो लखनऊ एयरपोर्ट है, या फॉर एग्जांपल जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है वो हब है, और उससे कई सारे छोटे छोटे रीजनल जो हवाई अड्डे उनको जोड़ दिया। तो इंसान जिसको हांगकांग जाना है वो वाराणसी से उड़ा, दिल्ली में उतरा, दिल्ली से उड़ के कहाँ चला गया, सीधे हांगकांग चला गया। तो ये इस तरीके से ये काम जो है वो आसान हो जाता है, लागत में कमी आती है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाती है, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, और आसानी से जो फ्लाइट्स हैं उनको शेड्यूल किया जा सकता है, उनका मेंटेनेंस किया जा सकता है। तो ये भारत का पहला शहर कौन सा बन गया, वाराणसी बन गया है। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, तो नाम ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट गंगा। उत्कर्ष विधायक समिति ने किससे उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला उत्कृष्ट विधायक चुना है, तो वो है वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 6 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद कुल मंत्रियों की संख्या हो गई है 60। 6 नए मंत्री जो है वो कौन कौन से हैं, अजीत सिंह पाल हैं, सोमेंद्र तोमर हैं, कृष्णा पासवान हैं, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई, और टोटल जो मंत्री हो गए हैं वो 60 हो गए। मुझे बताइए किसी भी राज्य में या पार्लियामेंट में ही हम लोग बात कर लें तो जो मंत्री हैं उनकी संख्या पर क्या कोई लिमिट लगी है संविधान में हमारे, और अगर लगी है तो कितने मंत्री मैक्सिमम जो है वो बन सकते हैं, नंबर में और परसेंटेज में, और किसके परसेंटेज में, वो मुझे बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कितने स्कूलों को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है, 11 को। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाले भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है, प्रथम। शिवालिक क्षेत्र में कहां पर, सहारनपुर के सेंटर फॉर वाटर से जुड़ी शोध टीम ने हाल ही में खुदाई में किस नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे के मिलने का दावा किया है, सहसरा नदी। कहां पर है, सहारनपुर में डायनासोर के अंडे यहां से मिलने की बात की जा रही है। पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी किसकी, उत्तर प्रदेश की, जिसका नाम है विक्रमादित्य, कहां पर स्थापित की गई है, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में। कितने ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है, 20 लाख से अधिक, और ये किससे रिलेटेड है, ये इसी प्रोजेक्ट गंगा से रिलेटेड है। ठीक है। प्रोजेक्ट गंगा से रिलेटेड है, यहां पर इसी से रिलेटेड है ये। उत्तर प्रदेश की वह पर्वतारोही जिसने 14 दिनों की यात्रा के बाद साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप बनने की पहुंचने की पहली भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल करी है, उनका नाम है दिव्या सिंह। फिर है एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है, तो यह सुआव नदी। सुआव नदी की बात अगर हम लोग करें तो बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलरामपुर, बलरामपुर जिले में बहने वाली ये नदी है, लगभग 120 किलोमीटर इसका जो है वो लंबाई है। ठीक है। राप्ती नदी की ये सहायक नदी है, तो इसको उसका सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश एनजीटी ने दिया है। राप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये नेपाल से निकलती है और फिर इंडिया आती है। महाभारत रेंज है नेपाल में, वहां पर रुकुमकोट एक जगह है, उसके पास से राप्ती नदी जो है वो निकलती है, नेपाल में बहती है, और उसके बाद बहराइच जिले से जो ईस्टर्न यूपी है वहां पर ये एंटर करती है। घाघरा नदी की ये एक बड़ी सहायक नदी है। और देवरिया जिले के पास एक जगह है बरहज, जिसको राजपुर भी कहा जाता है, वहां पर एक घाघरा में मिल जाती है। बहुत पुराने जो एंशियंट हिस्ट्री उसमें भी हमको इसका नाम मिलता है, उसमें इसको अरावती नाम जो है वो कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में, और बौद्ध साहित्य में इसको अरावती के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर शहर के पास से होकर गुजरती है, और अक्सर इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, और गोरखपुर को बड़ी समस्या का सामना इस राप्ती नदी की बाढ़ के कारण करना पड़ता है, इसीलिए इसको बोला जाता है गोरखपुर का सौरो, यानी कि गोरखपुर का शोक कहा जाता
है। अब तो नहीं, लेकिन पहले कहा जाता था। एनएचआईए ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर के लिए 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया है? आजमगढ़ में यह बाईपास बनाया जाएगा। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को तेज करने के लिए किस पहल को लॉन्च किया गया? निवेश मित्र 3.0 पढ़ा है हम लोगों ने अभी। किस क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी नियुक्त किया गया है? रिंकू सिंह को किया गया है। और किस जिले में ऐतिहासिक 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा यात्रा को दोबारा से शुरू किया गया है, पुनर्जीवित किया जा रहा है? संभल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई के तहत खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि, जो कि अभी 3,11,000 है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? अभी देखा हम लोगों ने, 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन जेवर में किया गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कब किया गया ये भी ध्यान रखिए, और किसने किया ये भी ध्यान रखिए। तो 26 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। जो बजट है उत्तर प्रदेश राज्य का 2026-27 का, उसमें जो राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट है, वो स्टेट की जीडीपी का कितने परसेंट का एस्टिमेट किया गया है? 2.98%। और 9 फरवरी 2026 को प्रस्तुत प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा में वर्ष 2024-25 में प्रदेश में जीएसडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? 25.8%। सबसे कम, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का था, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का था, और फिर इसका था सर्विस सेक्टर का 47% के आसपास था। ठीक है। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राज्य की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है? 1,09,844। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2026 को यूपी के किस शहर से देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है? मेरठ में। तारीख इसकी भी ध्यान रखनी है। और कहां पर देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? मथुरा में किया जाएगा। किस पक्षी अभयारण्य को राज्य के 11वें रामसर आद्य भूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? एटा स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को। 12वां और 13वां भी हम लोगों ने देखा है ना। 13वां कौन सा है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहा ताल, जो कि बलिया में है। और 12वां कौन सा था? अलीगढ़ की शेखा झील। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को कंपलसरी करने की घोषणा करी है, कि अगर आपको अब कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवानी है तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा, आपका बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और उसके बाद ही होगा। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2026 को प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया है? एक जिला एक व्यंजन योजना। करंट की जो मैंने डेली वाली शीट दी थी, उसमें बहुत डिटेल में कौन से जिला का कौन सा व्यंजन है वो मैंने बताया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कहां पर पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रौद्योगिकी आधारित स्वशासन को सशक्त बनाने की दिशा में आईबीएम के एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है लखनऊ में। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए ने भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईसीएमआर और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के सहयोग से 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है आईआईटी कानपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा, फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन आईआईटी कानपुर में। फिर पीएम सेतु योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्रांस के सहयोग से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की जाएगी? जब हम लोगों ने फ्रांस की बात की थी, फ्रांस की यात्रा की बात की, तब हम लोगों ने देखा था कानपुर में की जाएगी। किस पक्षी अभयारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को। और राज्यपाल का आवास, जिसको राजभवन कहा जाता था, अब से उसका नाम कर दिया गया है जन भवन। तो ये यूपी स्पेशल वाला पोर्शन था हमारे पास। अब आगे हम पढ़ेंगे सीधे अगला सेगमेंट, यानी कि जो समसामयिकी वाला है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।